केमिस्ट्री के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, इसके टिपिकल एग्जांपल्स कौन कौन से हैं और इस लॉ की प्राइमरी लिमिटेशन क्या है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्टेटमेंट इसकी, फिर हम क्या पढ़ेंगे इसके उदाहरण एग्जांपल्स, और फिर हम क्या पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशन कि इसमें कमियां क्या क्या हैं। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो बात ऐसी है, जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, जब एटम जुड़ के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इनको 5 लॉज हैं, क्या है 5 लॉज जो इनको गवर्न करते हैं। 5 नियम हैं जिनके अनुसार, 5 बेसिक नियम तो बहुत सारे हैं जिनके अनुसार एटम जुड़ के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, लेकिन 5 नियम सबसे बेसिक है। तो उन्हें क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। उसमें पहला क्या है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो पहले में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना बात, ओके। तो पहला क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहले हम पढ़ते इसकी डेफिनेशन। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है कि किसी भी फिजिकल या केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मास होएगा, रिएक्शन शुरू होने से पहले या प्रोसेस शुरू होने के बाद, सॉरी रिएक्शन या प्रोसेस शुरू होने से पहले जो मास होगा ना, रिएक्शन या प्रोसेस खत्म होने के बाद उतना ही मास रहेगा, मास में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द, सॉरी सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स। किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं, अगर मैं उनके मास जोड़ दूंगा तो हमेशा बराबर होना चाहिए किसके, जो क्या बनते हैं प्रोडक्ट, उनके मासेस के सम के। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि मास रिमेन्स कंजर्व्ड इन द कोर्स ऑफ ए प्रोसेस वेदर इट इज फिजिकल और केमिकल, ठीक है बात। आप इसको ऐसे मानो। पहले हम बात करते हैं किसी फिजिकल प्रोसेस में, क्या किसी फिजिकल प्रोसेस में मास क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। आपको ऐसे कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आइस है, अगर मेरे पास ये मानो 5 किलो मेरे पास बर्फ है और ये बर्फ पिघल जाए तो मेरे पास पानी बन जाएगा ना। तो क्या 5 किलो पानी, 5 किलो की बर्फ से 6 किलो पानी बन जाएगा, कि 5 किलो की बर्फ से 4 किलो पानी बन जाएगा? नहीं, 5 किलो की बर्फ थी तो 5 किलो ही पानी बनेगा, यानी मास क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। या फिर बताओ हम क्या बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे बताओ क्या बन गया मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों का मासेस जो होगा ना, इन दोनों के मासेस का जो सम होगा वो हमेशा इसके मास के बराबर रहेगा भाई। अब बताओ फॉर एग्जांपल मेरे पास 12 ग्राम मेरे पास क्या है, कार्बन, कितना 12 ग्राम मेरे पास कार्बन है, और ये मानो भाई मेरे पास 16 दूनी 32 ग्राम मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन मान लो, ठीक है बात, ओके। तो मेरे पास तो पता क्या बनेगा, मेरे पास 32 और 12 तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ये बताओ हमारे पास कितनी बनेगी, 44 ग्राम क्या बनेगी मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें मास खत्म हुआ है कि नहीं हुआ, इस प्रोसेस में सेम रहा है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, तुम क्या बोलेंगे, सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट्स इट। आसान है कि मुश्किल है, ठीक है। अब भाई बताओ, मैं इसके भाई कुछ एक एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है, ओके। एक तो आपका ये हो गया कार्बन डाई, एक तो आपका बर्फ वाला एग्जांपल हो गया, एक आपको तो कौन सा, कार्बन डाई ऑक्साइड वाला एग्जांपल हो गया। अच्छा बताओ, अगर मान लिया मैं वाटर की रिएक्शन करवाऊं, किसके साथ, वाटर प्लस H2 प्लस 2H2 प्लस O2, बताओ मेरे पास क्या बन गया, 2H2O, क्या बन गया मेरे पास। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपने हाइड्रोजन आपने कितनी ली है,
4 ग्राम, मान लीजिए कितनी हमारे पास, मान लिया हमारे पास 4 ग्राम क्या है हाइड्रोजन, ठीक है, और मेरे पास 32 ग्राम क्या है ऑक्सीजन। तो पक्की बात है मेरे पास तो क्या बनेगा 32 और 4 36, 36 ग्राम मेरे पास क्या बनेगा पानी। आ गया आपको समझ में? ओके ठीक है भाई। अब इसकी में आपको नहीं है कुछ एक, इसकी में आपको भाई क्या बोलते हैं जो लिमिटेशन है आपको वही पढ़ाएंगे। ओके ठीक है। अच्छा बताओ, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर मान लिया मेरे पास, अब आपने बताना है कि कितना बनेगा। अब मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा, आपने बताना है इसमें आंसर दूसरी चीज क्या बनेगी इसके अंदर, ठीक है बात? ओके फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास 100 ग्राम क्या है HGO, क्या मेरे पास 100 ग्राम क्या है HGO, ये मरकरी का क्या मरकरी ऑक्साइड, ठीक है ना बात? तो इससे बन गया हमारे पास मरकरी और प्लस 1/2 O2, 1/2 O2। अब आप ये बताओ अगर मेरे पास 100 ग्राम है और फर्ज करो जब आपने O2 मेजर की ना, क्या मेजर किया आपने O2, तो O2 मिलती है आपको 7.4 ग्राम। तो आपको बताना है कि Hg कितने ग्राम बनेगा इससे, बताओ। वेरी गुड भाई, सिंपल सी बात मुझे पता है, मैं क्या बोलूंगा ये बनेगा x ग्राम, मैं क्या बोलूंगा, तो मुझे पता है सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर होना चाहिए ना, तो x प्लस 7.4 ग्राम शुड बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए 100 ग्राम के बराबर होना चाहिए भाई। तो x क्या आ जाएगा, ऐसे उठा के आप इसको मालूम कर लोगे, आसान है कि मुश्किल है? तो मेरे ख्याल से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत सिंपल है और आपको आसानी से पल्ले पड़ गए, इसके ऊपर आप सारे क्वेश्चन कर लोगे आराम से, ठीक है। अच्छा भाई अब इसकी लेकिन एक लिमिटेशन होती है, क्या? अब क्या पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो हमने क्या बोला कि फिजिकल प्रोसेस में या केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, क्या कंजर्व रहता है, मास नहीं बदलता ना। लेकिन कई रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें मास खत्म हो सकता है, ये पाया गया। शुरुआत में मानते थे कि मास किसी रिएक्शन में खत्म नहीं होता, लेकिन अगर मान लिया मैं यहां पर एक रिएक्शन लिखता हूं, ठीक है, रिएक्शन क्या है, ये मान लिया क्या है यूरेनियम 238, सॉरी ये क्या 235, ये मेरे पास क्या यूरेनियम 235 है, प्लस इसमें आपने बताओ भाई, इसमें आपने टकराया एक, आगे आप पढ़ो, एक टुकड़ा है नहीं, एक बोलते न्यूट्रॉन, आप आगे पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। जैसे कि एटम में, जैसे एटम होता है सबसे छोटा, तो एटम से छोटे कण भी होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो अगर आप इस यूरेनियम 235 के एटम के ऊपर क्या मारते हो, एक न्यूट्रॉन, तो पता क्या बनता है, तो बेरियम और क्रिप्टॉन क्या ये बनते हैं, और 3 क्या निकलते हैं न्यूट्रॉन। अब ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, क्या बोलते हैं, जहां पर फिलहाल आपने पढ़ी नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप आगे पढ़ो थोड़ा, आपने पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रॉन के बारे में, पढ़ा आपने हल्का फुल्का 10वीं क्लास में, 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा ना। तो एक हो तो इलेक्ट्रॉन से जिन रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन भाग ले उन्हें बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, और जिन रिएक्शन में कौन भाग लेता है न्यूक्लियस, उन्हें क्या बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में अगर आप इन दोनों का मास जोड़ दोगे तो इस चीज पे मैंने ये मारा है ना, तो ये तो क्या रिएक्टेंट, और ये टूट के बने हैं और 3 क्या निकले हैं न्यूट्रॉन, ये क्या है प्रोडक्ट्स, क्या ये। तो अगर ये केमिकल रिएक्शन होती या कोई फिजिकल प्रोसेस होती तो इनका मासेस का सम इन दो के मासेस के सम के क्या होना चाहिए था बराबर। लेकिन जब इनको तोला गया ना तो ये पाया गया इनका मास कम होता है, इनका मास क्या होता है ज्यादा, यानी इस रिएक्शन में मास क्या हो गया घट गया। ये कुछ ऐसा है कि जैसे आप एक ईंट को तोड़ो, क्या एक ईंट का मास जितना होता है, ईंट को आपने तोड़ के 2 बना लिए, तो जो 2 टुकड़े हैं ना उनका मास कम हो और ईंट का मास क्या हो ज्यादा। अजीब बात नहीं है, लेकिन ऐसा कई रिएक्शन में ऐसा होता है कि रिएक्टेंट के मास से कम होता है किसका, जो क्या बनते हैं प्रोडक्ट्स, उनका मास। तो यहां पर मास कहां गया, तो यहां पर तो मास कंजर्व्ड नहीं है ना, तो पता लगा ऐसा इसमें क्या हो गया,
तो एक इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर, एक वही इक्वेशन होती है, ठीक है। ये आपने सुनी नहीं होगी लेकिन बड़ी मशहूर इक्वेशन है। इस E को बोलते हैं एनर्जी, इस M को बोलते हैं मास, और C होता है प्रकाश की गति। प्रकाश को इंसान नहीं कि वो कितनी रफ्तार से भाग सकता है, प्रकाश मतलब लाइट, लाइट मतलब रोशनी, ठीक है। तो लाइट की जो स्पीड है वो क्या होती है C, M क्या है मास, और E क्या है एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, अगर आप यहां पर जितना मास कम हो गया ना, मान ले इनका मास है 10 और इनका मास है 8, तो 2 मास क्या हो गया, खत्म हो गया। वो 2 मास कहां गया बताइए, उस 2 मास को आप कहां रख दो, यहां पर रख दो, और इसे किससे गुणा कर दो, लाइट की गति की स्क्वायर से, लाइट की स्पीड के स्क्वायर से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो एक नंबर आएगा ना, उतनी एनर्जी निकलगी। क्या हो, उतनी, जो आप ये पढ़ते हो ना एटॉमिक बॉम्ब, जो एटम बॉम्ब पढ़ते हैं उसमें इसी सिद्धांत के ऊपर एनर्जी निकलती है। वहां पर मास को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एनर्जी में। जो एटॉमिक बॉम्ब नहीं होता, जो कहते हैं भाई न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे, ऐसे कई टेररिस्ट बोलते हैं, या फिर कई, आपको पता हो कई कंट्रीज भी ऐसे हैं जो ऐसे बार बार धमकियां देते रहते हैं भाई, जहां के पॉलिटिशियन पागल होते हैं कि हमको अगर कुछ बोला तो हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक कर देंगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो उनमें क्या होता है पता है आपको, उनमें मास किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। ओके, ठीक है। तो ये जो रूल था ये इतना फिक्स नहीं है ना, तो बोले भाई हाँ, अगर मैं इन दोनों का मास प्लस एनर्जी, अगर मैं मास ना चेक करूं, मैं क्या चेक करूं, मास और एनर्जी का सम, वो हमेशा क्या रहेगा, बराबर। यानी कि इनका मास ज्यादा है, इनका मास क्या है, कम है। लेकिन अगर मैं इनका मास प्लस एनर्जी चेक करूंगा और इनका मास प्लस एनर्जी, वो क्या रहेगा, बराबर। तो हम क्या बोलेंगे, मास प्लस एनर्जी किसकी, रिएक्टेंट की, इज इक्वल टू मास प्लस एनर्जी प्रोडक्ट्स की। क्योंकि अगर यहां पर मास घट गया यहां से आ जाते हुए, तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई, एनर्जी निकल गई यहां से। आ गया आपको ये। तो एनर्जी और मास का सम क्या रहता है, एनर्जी और मास का जोड़ क्या रहता है हमेशा। तो ज्यादा बेटर स्टेटमेंट क्या रहेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो हम क्या बोलेंगे कि मास सेम नहीं रहता हमेशा, लेकिन एनर्जी और मास का जोड़ क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। आगे आपको अब बताओ भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो मेरे ख्याल से आपको भैया पल्ले पड़ गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। अच्छा चलो, तो एक बात हो, एक क्वेश्चन और बोल दूं भैया, ऐसे मैं आपको टेस्ट करता रहूंगा, ठीक है, कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन बताओ। ओके, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है कि 4.90 ग्राम KClO3, 4.9 ग्राम KClO3, ठीक है, जब गर्म किया गया ना, तो इसने 1.92 ग्राम क्या बनाया, बताओ, ऑक्सीजन। क्या बनाया इसने, 1.92 ग्राम ऑक्सीजन बनाया, ठीक है। और बताया भाई, बताओ, एंड दी रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, और 2.96 ग्राम क्या है, बताओ, बोलो भाई। और 2.96 ग्राम क्या आया, जो KCl बच गया, क्या बच गया, KCl। ओके, ठीक है। तो आप ये बताओ, बोलो भाई, तो इससे प्रूव करो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहां पर एक्टिव है कि नहीं है। बिल्कुल है। रिएक्टेंट हमारा क्या है, KClO3, कितना है, KClO3, और हमारा तो बना क्या है, इसको गर्म किया तो ये बने ना। तो इनके मास का सम क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए ना। जोड़ियो, 1.92 और 2.96, 1.92, 2 ये आएगा 4.88, आपको 4.90 आया। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल एरर। क्या है ये, आइडियल कंडीशन में क्या आना चाहिए था, दोनों
बराबर होना चाहिए। बात आपको पहले पढ़ रही है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्या एक्सपेरिमेंटल एरर है। यहाँ मत सोचिए भाई कि यहाँ पर कुछ मास किसमें खत्म हो गया, एनर्जी में। ये केमिकल रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है। आगे आपको तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऐसे नहीं बराबर है, इसका मतलब क्या कि कुछ हमने भाई कुछ मेजरमेंट में क्या रहेगी, गड़बड़ रहेगी। ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।